हम लोग बस टिक करेंगे। अच्छा, एग्जाम हॉल में मैं आऊंगा तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ने। मैं अंतर्यामी हूँ ना। कहाँ कहाँ आ जाऊंगा मैं, बताओ। देखो यहाँ पे बात करें आरंभिक मानव की खोज में, यानी कि मानव ने कैसे कैसे अपनी शुरुआत की, उसी के बारे में है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार ये लड़का है जो यहाँ पे बैठा हुआ आपको दिख रहा है, छोटा सा। ठीक है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेल की खिड़की वाली सीट मिल गई है उसको, और जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मजा ले रहा है, मग्न है। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं, है ना। जब हम तेज चलते हैं गाड़ी में तो पेड़ पीछे पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी उसने अपने चाचा के तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल की यात्रा स्टार्ट की है। और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। मतलब 150 साल पहले ट्रेन आ चुकी थी, और बस जो आई है वो बस बाद में आई है आपके, ये कह रहे हैं वो। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या ये यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये उसके चाचा ने कहा। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। कुछ लोग तो असल में एक ही जगह पर अपना जीवन बिता के चले गए। वो बस यात्रा करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव से दूसरे गांव, इससे ज़्यादा बाहर वो निकले नहीं है। जैसे कि अगर हमारे दादा परदादा की बात करोगे, उन्होंने तो दिल्ली देखा ही नहीं होगा। मुझे लगता ही नहीं हमारे गांव से चल के वो दिल्ली आए होंगे कभी, है ना। उन्होंने तो अपने जिले में ही आसपास के गांव में एक दो में घूम के अपना पूरा जीवन वहीं पे बिता दिया होगा, है ना। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखो, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले, इस महाद्वीप में मतलब हमारे भारत महाद्वीप की बात चल रही है, याद रखना। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक नाम से जानते हैं। शिकारी खाद्य संग्राहक का मतलब अब तक समझ में आ गया होगा। जो लोग शिकार करते हैं और खाने के सामान को इकट्ठा करते हैं उनको खाद्य संग्राहक कहेंगे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे कि गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां होती हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है। बाकी ये वीडियो भी देखो आप, छोटी सी, मजा आएगा देखने में। देखो कैसे शिकार कर रहे हैं इस तरह से। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी वीडियो थी वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर थे जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते थे, मतलब जैसे कि टाइगर। और इसके अलावा क्या हो सकता है, चीता हो सकता है, चीता तो टाइगर ही हो गया, शेर हो सकता है। और इसके अलावा आपका जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं जो तेज भागते हैं। हिरन बहुत तेज भागता है मनुष्य से, जबकि हिरन का शिकार कर लेता है मनुष्य ने, उस टाइम पे किया है, इतिहास में आता है। तो जो ज्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं, जैसे कि हाथी है, ऊंट है। तो हाथी का शिकार करना बड़ा मुश्किल काम होता होगा। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था, है ना। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी था कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो खाने योग्य हैं। क्योंकि गलत चीज खा ली, मान लो जहरीला पेड़ खा लिया, तो गए काम से, है ना। तो ये नॉलेज होना भी, आजकल तो हमें पता है, हमारी मार्केट में वही आ जाते हैं फल। हम कौन सा पेड़ से तोड़ के खा रहे हैं, पेड़ से तोड़ के खाने के लिए भी गाँव में ही पेड़ पौधे मिलते हैं खाने वाले, वो भी हमें पता है। आम है, संतरा है, अंगूर है, भाई ये अमरूद है, यही खाएंगे हम। अब जंगल से तोड़ के ला नहीं रहे हम। इन लोगों को कैसे पता होगा पहले कि कौन सी चीज खा सकते हैं कौन से नहीं? तो इनमें से कितने लोग तो खा के ही मरे होंगे, है ना। तो ये चीज, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी हो सकते हैं, साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप उनको इकट्ठा कर पाएंगे। इनको अगर पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भटकती आत्माओं को कैद करता हूँ। अच्छा, कौन है ये अंतर्यामी पुरुष? हाँ। चलो वीडियो को लाइक करते रहो भाई, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में लाइव, बहुत मजा आएगा, आपके लिए काम की चीजें हैं सारी। देखो शिकारी जो है,
शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इनके पीछे 4 कारण हैं आपके। ये 4 कारण ध्यानपूर्वक समझ लेना। वीडियो पे नज़र है तुम्हारी, मुझे समझ में आ रहा है, वीडियो देख लो पहले आप। लो देख लो। सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे बाई करूँ? अरे उस पे क्लिक करोगे आप, ऐप पे जाके नोट्स पे क्लिक करते हो ना, नोट्स के नीचे लिखा होता है बाई बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फ़ोन पे का, गूगल पे का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से करते हैं। आपदा फैलाने वाले हैं सर। मैं कौन सी आपदा फैला रहा हूँ भाई, हाँ? देखो, तो यहाँ पे ये लोग एक जगह से जो दूसरी जगह पे घूमते थे, इसके 4 कारण हैं, वो 4 कारण याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, पहले भी आए हैं। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। एक जगह क्या वो खा पी के समाप्त कर देंगे, अब उन्हें और भोजन चाहिए, तो भाई दूसरी जगह जाएँगे, इसलिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे-पीछे चले जाते थे, क्योंकि ये लोग शिकार कर रहे हैं। अब यहाँ की फसल मान लो हरी घास खत्म हो गई है दूसरी जगह पे, तो हिरन, गाय, भैंस सब लोग जो है चले जाएँगे वहाँ पे दूसरी जगह। तो जो ये लोग हैं, शिकारी लोग, ये भी उनके पीछे-पीछे जाएँगे क्योंकि इनका भोजन उनसे है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये है आपका कि यह है कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल जो है वह अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के हिसाब से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, है ना? तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आम की फसल चल रही है, तो यहाँ पे रहेंगे, वो खा रहे होंगे आम। दूसरी जब यहाँ की फसल खत्म हो जाएगी, हो सकता है दूसरे इलाके में कोई और फल आ गया हो, तो फिर वहाँ चले जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप देखो एक छोटा-सा नमूना, है ना? हमारे पूर्वज ऐसे थे। मज़ा आता है ना देख के, हमारे पूर्वज ऐसे थे। सर जी आप एग्ज़ाम्पल अच्छा लाते हो। अच्छा, हाँ, ये मुझे बचपन से आता है, एग्ज़ाम्पल देना। अच्छा, हँसी वाली बात क्या की थी मैंने भाई, इतना हँस रहे हो आप लोग? हुँ? देख पा रहे हो भाई कितने मज़े से? और एक चीज़ और नोटिस करो देखो। साला आज की कहानी हो, आज से 1000 साल पहले की हो, 2000 साल पहले की हो या 5-10 हज़ार साल पहले की हो, कमा के आदमी लाएगा, औरत बैठ के खाना खाने के लिए है, देखो। समझ में आ रही है बात कुछ? तो पहले भी सिस्टम सेम था, ये प्राकृतिक नियम है। ये सामाजिक नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, हाँ। आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। वीडियो देखने को बोले थे। हाँ, तो वीडियो देखने के लिए लगाया है। चलो देखो अब। देखो 3 कारण हो गए आपके, 3 कारण कौन-कौन से हो गए? नंबर 1 कारण कि शिकार करने के लिए, है ना? मान लो एक जगह से दूसरी जगह जो है जानवर चले जाएँगे, तो वो उन जानवरों के पीछे-पीछे जाएँगे, है ना? दूसरा कारण क्या हुआ आपका? ये तो दूसरा ही बताया मैंने। पहला कारण क्या था आपका कि एक जगह के फल वगैरह खा के समाप्त कर देंगे, तो उनको ढूँढने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक जगह के फल समाप्त हो गए, तो दूसरी जगह जाएँगे। दूसरा कारण है कि जानवर दूसरी जगह चले गए, तो उसके पीछे-पीछे चल दिए। तीसरी वजह ये थी कि पेड़-पौधों के फल उगने का मौसम अलग-अलग था, तो मौसम के हिसाब से गए। चौथा कारण ये क्या था आपका? चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ झीलें और नदियां ऐसी हैं जो बारिश के बाद ही मिल पाता है वहां पे। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। तो एक कारण ये हो गया आपका, ठीक है? इसके अलावा भी है छोटा-सा कारण। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदार और मित्रों से मिलने के लिए भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे, है ना? ये सब लोग पैदल यात्रा करते थे। तो 4 तो मुख्य कारण हैं, लेकिन एक और कारण इन्होंने ऐड किया है और वो ये है कि ये लोग भी बस्तियों में रहा करते थे और ये लोग भी कनेक्टेड थे सामाजिक रूप से। भले पुराने टाइम की बात है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड थे। तो इनके भी आपस में संबंध थे, तो उनसे मिलने जाया करते थे। तो 4 कारण आपको याद हो गए या नहीं हुए बताओ?
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर हम लड़कियां महारानी होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आई होता तो कोई लड़की पढ़ाई ही नहीं करती सर जी। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं, चलो खैर। आप तो हमारे हीरो हो सर। चलो वीडियो को लाइक करो भाई, 1500 लाइक होने वाले हैं, पूरे नहीं करे अभी तक आपने, हाँ। आदि मानव के भी रिश्तेदार होते थे। और क्या, क्यों नहीं होंगे रिश्तेदार उनके, बिल्कुल होते थे। देखो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हाथों से औजार बनाए हों, और इसमें इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, है ना, क्योंकि पत्थर तो समाप्त होंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की ऐसे कामों की ऐसी सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते होंगे। बताओ इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित लिखो। जैसे कि यहाँ पे दिखाए ना आपको, ये इस तरह का। तो ये पत्थर किस काम आते होंगे? एक तो ये शिकार करने के लिए भी काम लाते थे इसको, है ना, शिकार करते थे पत्थरों से। और जानवरों की खाल अलग करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, और भी कई सारी चीजें हैं। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने के लिए किया जाता था, और हस्सिया हड्डियां सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हड्डियां और मांस काटने के लिए, तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों लकड़ियों के मुट्ठे लगे भाले। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यानी कि जो आपके पत्थर थे उसके अंदर उन्होंने मोठे लगाए हुए थे, जो आपका लकड़ी का हिस्सा होता है ना, उसको कह रहे हैं ये। तो जैसे कि ये कुल्हाड़ी है मान लो इस तरह के पत्थर की, तो इसमें इस तरह से वो लकड़ी भी लगा देते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी एक इस तरह से बन जाएगी कुल्हाड़ी टाइप की। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने में भी किया जाता था, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं जो कॉमन सेंस वाली हैं। हाँ जी, चलो लिखते रहो भाई, क्या क्या लिख रहे हो आप अपनी बातें। सर हम लोगों की नौकरी लग जाए तभी आप शादी करना। मेरी शादी से तुम्हारी नौकरी का क्या लेना देना भाई? हाँ। मेरी नौकरी मेरी शादी से आपकी नौकरी का क्या लेना देना है? देखो, पत्थर से बने औजार, तो ये का नंबर के जो है, का यानी कि ये वाले पत्थर, ठीक है। ये वाले पत्थर जो हैं आपके, ये पत्थर सबसे प्राचीनतम औजार हैं आपके। दूसरा, इन्हें कई हजार साल पहले बनाया गया। कौन से? ये वाले कई हजार साल पहले, कुछ हजार साल पहले बनाए गए। और इन्हें और बाद में बनाया गया, तीसरा नंबर वाले गा, ये और है ना। फिर उसके बाद में घा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया, यानी कि नवपाषाण काल में बनाया गया इनको, ठीक है। उसके बाद ड़ा वाले हैं, ये गुटिका यानी कि प्राकृतिक पत्थर हैं ये हैं प्राकृतिक पत्थर, गोल वाले जो नदियों में मिलते हैं, है ना, देखा होगा आपने सड़क पे नदियों में ये पत्थर मिलते हैं। इसमें सबसे मेन नोटिस करने वाली बात यह है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे पत्थर के औजार नुकीले होते गए और पतले होते चले गए, छोटे होते चले गए। यहाँ पे देखो नुकीले नहीं है, यहाँ पे थोड़े से और नुकीले हो गए, यहाँ थोड़े से और पतले हो गए, और ये और पतले हो गए। तो जैसे जैसे समय बढ़ता, मतलब समय आगे चला गया, तो लोगों ने औजार जो है वो पतले और पैने करते चले गए वो, ठीक है। हम्म पत्थर के आहारों का उपयोग, आहारों नहीं, हथियारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। तो यानी कि जो खाल थी उनकी, उसमें छेद करने के लिए भी पत्थर के, नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते होंगे खाल में छेद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष होता है बची हुई चीजें, अवशेष होता है बची हुई चीजें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अनाज की एक बोरी रखी है, अनाज की बोरी आपने जो है आपने बेच दी, किसी को दे दी, लेकिन उसमें से कुछ दाने आपके पड़े रह गए आपके घर में, तो वो दाने क्या है? वो अवशेष है। तो सेम वही चीज है। तो जब उस पुराने समय में जो लोग रहा करते होंगे अपनी बस्तियों में, उनके कुछ सामान उसी जगह पर वो छोड़ दिए उन्होंने, जब वो दूसरी जगह चले गए, तो उसको हम अवशेष मानते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, है ना? ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र में, कभी-कभी नदी में मिल जाते हैं आपके अवशेष। इन पुरास्थलों स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पुरास्थल है आपका, ये खोद कर ही निकाला गया है। तो अभी आगे और पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में हम। चलिए देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले सारे स्थान जो है वो पुरास्थल है। आपको दिख नहीं रहे होंगे क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका भीमबेटका, और ये है आपका हुंसगी, कर्नाटक में है ये हुंसगी। ये कुरनूल है आपका आंध्र प्रदेश में, कुरनूल। और कहाँ है भाई, अभी फिलहाल इसमें इतने ही दिखाए हैं और आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका कि ये पुरास्थल है, यानी कि पुरास्थल का मतलब ये होता है आपका, यहाँ पे जो है अवशेष मिले हैं पुरानी चीजों के। जो पुराने लोग रहते थे, अब आदि मानव वाली कहानी खत्म हो गई, आदि मानव मत समझ लेना। ये लोग वो थे जो बस्तियां बसी थी यहाँ पे, जो आरंभिक नगर हम बात कर रहे हैं, है ना? आरंभिक नगर यानी कि लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये लोग जो है आपका शिकारी खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, यानी कि ये शिकार भी करते थे उस टाइम पे यहाँ पे। तो इनके अलावा भी और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रायस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आगे हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए जी, जहाँ पुराना सामान मिलता है, हाँ जी। खुशबू नाम नहीं लिए, लिया तो क्या हुआ? अच्छा, नाम लेने की इच्छा हो रही है क्या आपको? चलो देखिए भाई, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। जहां पर लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, उस जगह को कहते थे हम उद्योग स्थल। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, है ना? क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। यानी कि मान लीजिए आपका कोई वेस्ट मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं कि पत्थर है, और पत्थर बना रहा है वो आदमी, जैसे कि ये बना रहा है। मान लो ये पत्थर इससे गलत टूट गया, है ना? ये नुकीला बनाना चाह रहा था, उसकी नोक टूट गई, तो फिर उस पत्थर को वहीं फेंक देगा, ये दूसरा उठाएगा उसको बनाएगा। तो जो इन्होंने वहां फेंक दिए, तो वो वहीं पड़े रह गए, बाकी लेके ये अपनी दूसरी जगह निकल गए। तो वो जो मिले हैं हमें, वो छुटे हुए पत्थर मिले हैं, उससे हम इसका अंदाजा लगा पाते हैं। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी वहीं पे मिलते हैं आपको, तो पत्थरों के टुकड़े मिले हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल दोनों कहते हैं, है ना? क्योंकि वहां पे वो रहने भी लग गए। चलिए, भीमबेड़का जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, आवासीय पुरास्थल है, यहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है, यहाँ पे रहा करते थे लोग भीमबेड़का में। गुफा गुफा है ये भीमबेड़का में। उसके बाद आगे है आपका, इनमें गुफाओं और कंदराव जैसे स्थल होते हैं जहाँ जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश यहाँ है आपका, है ना? और नर्मदा घाटी भी क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ से जाती है आपकी, तो नर्मदा नदी के घाट पे ये इस तरह के स्थान आपको मिल जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? क्यों चुनी होगी बताओ? क्योंकि वजह यही है, एक तो यहाँ पे धूप गर्मी नहीं लगेगी, है ना? दूसरी बात यह है कि मजबूत है ये, पत्थर की बनी हुई गुफा है, तो ये टूटेगी नहीं कभी भी, है ना? तीसरी बात यह है कि उनके पास बनाने के लिए चीजें तो थी नहीं, तो गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया, मजा आ रहा होगा उनको। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, देखो ध्यान से। पाषाण उपकरण, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, इतना तो आप सबको पता ही होगा, है ना? यानी कि पत्थर से बनने वाले औजार को पाषाण औजार कहेंगे। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता है। ये तरीके आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछेगा कारण और कथन वाले प्रश्न में। कारण और कथन वाले में सीधी लाइन लिखी हुई आएगी, अगर याद नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? एक विधि है पत्थर से पत्थर टकराना। सबसे पहला तरीका है पत्थर से पत्थर टकराना। यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था, उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर
दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर हथौड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एक हाथ में इसके ये पत्थर है और दूसरे हाथ से उस पे मार-मार के ऐसे ये उसको नुकीला बना देगा छील के थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पत्थर है इसके हाथ में। इस तरह आघात करके, आघात का मतलब चोट करना ही होता है। दूसरे पत्थर को शल्क निकाले जाते थे, मतलब उस पे जो है उसको नुकीला बनाया जाता था। तब जाके वांछित आकार वाला उपकरण बन पाता था। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। एक तरीका आपको ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका है आपका दबाव शिल्क तकनीक। ये क्या है? इसमें क्रोड को एक स्थित पत्थर पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। तो ये वांछित उपकरण बन जाते थे। तो क्या कह रहे हैं, ये एक इसमें क्रोड मतलब वही जो मेन पत्थर है आपका, उस पत्थर को एक स्थिर सतह पे रखेंगे। इसमें दूसरा क्या था, एक हाथ में पत्थर है, दूसरे से मार रहे हैं, है ना? अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने एक डिजाइन बना, मतलब एक सतह बना ली। जैसे मान लीजिए एक मोटा सा पत्थर है ये आपका, तो अब यहाँ पे ये उस पत्थर को रखेंगे जो इन्हें बनाना है जिस पे, ठीक है? इस पत्थर पे अब ये दूसरी है उससे हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क बनाएंगे इसके ऊपर, दूसरी हथौड़ी से। अब इसकी हथौड़ी से इस पे जो है ये प्रहार कर करके तब मारेंगे इस पे, तब ये बनाएंगे आप। तो ये दो तरीका हो गए आपके, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप देखो आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज कैसे हुई यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो है, क्या बोल रहे हैं भाई, ये जनजात, हाँ? 2 साल का बच्चा आपको बोतल से दूध पिला रहा है? मुझे मुझे कैसे, मतलब फोन में? कैसे कैसे कमेंट करते हो आप? अंजलि खाल पहनते थे, राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल में। अच्छा, लगता है 150 में से 150 मिलेगा तुम्हें। किस किस की बातें कर रहे हो भाई? आदि मानव भी जिम करते थे क्या? अच्छा, अच्छा ये हाँ, इसको कह रहा हूँ, क्या बॉडी है इसकी, वाह। तभी कह रहा मैं भी कि कौन कर रहा है जिम, पता नहीं ये जिम कर रहा है। ये जिम नहीं भाई, ये दिन भर इतनी मेहनत करते थे, आपकी तरह थोड़ा बिस्तर पे पड़े रहते थे। आप तो आराम से गद्दे पे पड़े हैं, दिन रात सो रहे हैं, मजे से खा रहे हो ठूस ठूस के बेहिसाब। उनको खाने को नहीं मिल रहा, वो ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं चीजें। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मांस खाते थे, तो मांस से तो बॉडी बनेगी, है ना? और मेहनत बहुत करते थे, पूरे दिन वो शारीरिक काम करते थे, है ना? तो इसलिए बॉडी रहती थी उनकी, ये सच बात है। देखो कुरनूल गुफा को ढूंढो, आंध्र प्रदेश में है। तो कुरनूल गुफा यहाँ है आपकी, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे साइड में? तो ये आंध्र प्रदेश शुरुआत हो जाती है, आंध्र प्रदेश की, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना? यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो 3 कारण हो गए, ये याद रखना है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेगा, आग का इस्तेमाल क्यों करते थे, और नीचे ऑप्शन डाल देगा 4, उसमें से आपको सही छांटने होंगे। तो किस लिए कर रहे हैं, एक तो प्रकाश के लिए कि रात में अंधेरा है तो उसके लिए कर लेंगे, है ना? मांस पकाने के लिए, पहले कच्चा मांस खाया करते थे, अब पका के खाने लगे। फिर खतरनाक जानवर उससे दूर भी भाग जाते हैं आग को देख के, तो उसके लिए भी वो अपने आसपास आग जला के रखते थे। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? बताओ भाई कौन सी तकनीक है? हम्म। सर हम 3 बजे से हिले भी नहीं है, आपके वीडियो देख रहे हैं, तो हम कौन सा हिल गए? मैं तो यहीं खड़ा हूँ आपके सामने। सर के फेस पे आज कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, क्यों सर, ठीक नहीं हो क्या श्री तुम? क्यों भाई, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं शर्मा रहा हूँ या घबरा रहा हूँ? हाँ, बताओ। गुस्सा दिखाऊं आपको तब कॉन्फिडेंस मारोगे? हाँ, चलो। हाँ जी, बदलती जलवायु, देखो अब थोड़ा थोड़ा आपका परिवर्तन होता है जिंदगी में, है ना? और जलवायु में परिवर्तन होता है। लगभग आज से 12,000 साल पहले एक दुर्घटना हुई, है ना? दुर्घटना ये हुई कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव होने लगे और गर्मी बढ़ने लगी, है ना? तापमान में वृद्धि होने लगी आपके। तो हुआ क्या, तापमान में जब वृद्धि होती है तो कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ठंडी में नहीं उग सकते, और गर्मी में थोड़ा थोड़ा उगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान उगने लग गए। और इसमें घास वाले मैदान उगेंगे तो जानवर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितना खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उतना ही
जनजाति में या पशु जाति में या जो भी प्राणी लोग हैं उनमें वृद्धि होगी। आज की जनसंख्या वृद्धि का कारण ये भी है कि आजकल खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, है ना। आजकल हर कोई जो है कहता है पेट भरना, तो बच्चे का पेट तो भर ही देंगे, है ना, पैदा करे जाओ बस। तो क्या हुआ, हिरण और बारहसिंगा और भेड़ बकरियां और गाय जो घास खा के जिंदा रह सकते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, है ना। जैसे कि ये हिरन देखो कैसे कूदता फिर रहा है। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार किया करते थे वे भी इनके पीछे आए, और क्या हुआ, इनके खाने पीने की आदतों का और प्रजनन के समय का इन्होंने जानकारी हासिल की। जैसे कि भैंस के प्रजनन की, कि 10 महीने में भैंस का बच्चा हो जाता है। हिरन की जानकारी भी पता करी होगी कितने दिन में बच्चे हो जाते हैं। तो सबका एक इनका पैटर्न होगा जिनकी जानकारी इन्होंने हासिल की, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इनको पालना स्टार्ट कर दिया। फिर पालने के बाद जो है इनसे जो है मांस और दूध वगैरह इनको मिलने लगा, है ना। उसके बाद साथ ही इस काल में मछली का भी भोजन के रूप में, महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। मछली का इस्तेमाल भी ये करने लगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर एक्टिंग कर रहे हैं क्या? एक्टिंग नहीं कर रहा मैं, बस ऐसी थोड़ी सी आवाज, है ना। मजा आ रहा था मुझे आवाज निकालने में, थोड़ी सी नई आवाज। तो इसलिए ऐसे किया। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक रूप से उगे, देखो आपने लगाए नहीं है, आजकल तो हम करते हैं। गेहूं जौ धान वगैरह क्या हुआ, ये देख सकते हैं आप। ये किस चीज का वो है फोटो, क्लियर, जिसकी आंखें ठीक ठाक है, बिना चश्मे वाले लोगों, बताओ देख के जरा, ये कौन सी फसल का आपका फोटो दिख रहा है? आपका किस किस को पता है, बताओ कौन सी फसल हो सकती है ये? तो प्राकृतिक रूप से आपके उगने लगे धान फसल वगैरह। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया, है ना। जैसे हम आ, चुनते हैं खेत में जाके, जो गहाई मशीन के द्वारा आप गहाते हैं ना, तो खेत में से जो उसके जो ऊपर की जो फली होती है वो जमीन पर गिर जाती है, तो उसको उठाते हैं मजदूर लोग, चुग लेते हैं सबको, और चुन के उसको कट्टे में भर के ले जाते हैं घर। फिर उससे अनाज निकाल लेते हैं। तो ये काम इन्होंने किया होगा, क्योंकि इन्होंने काटने वाला सिस्टम इनको नहीं आता होगा, ये ऐसे ही तोड़ के ले आए होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगता है और कब पककर तैयार होता है। उसका टाइम का पता चल गया होगा कि गर्मी में पकता है या शरद ऋतु में पक रहा है, उसकी जानकारी इन्होंने निकाली होगी। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, तो तब से खेती की शुरुआत इन्होंने कर ली। गेहूं, मुझे पता था सब यही जवाब देंगे, है ना। मुझे पता था यही जवाब आप लोगों की से उम्मीद थी मुझे। ये गेहूं नहीं है बेटा, ये जौ है। ये जौ है। ध्यान से देखो, गेहूं की जो फली होती है ना वो मोटी होती है ना। और जौ की जो होती है वो पतली होती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करें नाम और तिथियां, क्या है भाई नाम और तिथियों के हिसाब से, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम दिए हैं। आरंभिक काल को उन्होंने पुरापाषाण काल कहा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी कि प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थरों का काल। तो ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व के आधार पर इन्होंने रखा है। तो पुरापाषाण काल तीन भागों में इन्होंने बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वो तीनों की आपको डेट याद रखनी है, और तीनों में कुछ खास विशेषता होगी वो याद रखनी है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, पुरापाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक चला है। कितना? 20 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था और 12,000 साल पहले खत्म हो चुका है। तो ये बहुत लंबी अवधि है ना, बहुत लंबे साल तक ये, मतलब ये समझ लो पूरे 20 लाख साल ही चला है ना। हजार होते ही कितने हैं लाख के सामने, 12,000 होते ही कितने हैं। तो ये जो है पूरे 20 लाख साल चला है इसकी अवधि। पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को तीन भागों में विभाजित करते हैं। आरंभिक पाषाण काल, आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। तो उसको उसी एक काल को ही छोटे भागों में विभाजित कर दिया, है ना। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। कौन सी कहानी? आदि मानव से मनुष्य कैसे बना, या ये कह लो बंदर से मनुष्य कैसे बना। हालांकि ये फैक्ट सब लोग मानते नहीं है, मैं भी नहीं मानता इस फैक्ट को, लेकिन इतना जरूर मानता हूं मैं कि पुराने जो व्यक्ति थे उनके रहन सहन का ढंग बहुत अलग था। उनको इतनी जानकारी नहीं थी दुनिया की, दुनिया में होता क्या है। तो वो हाँ आदिवासी जरूर थे, वो आदि मानव की तरह ही रहा करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदर थे, और बंदर थे भी नहीं, मैं मानता भी नहीं हूँ, और इसमें भी वीडियो में मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि वो बंदर थे।
वो दो पैरों पे ही चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक कुछ मानते हैं कि बंदरों से शुरुआत हुई है, वो जैसा भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि जो उनके जो डेवलपमेंट हुए हैं, कि वो उनको कुछ पता नहीं था कैसे खाना खाना है, कौन से फल खाने हैं, कैसे मिल के रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो चीज़ें उनको नहीं पता थी कुछ भी ढंग की चीज़। तो वहाँ से उठ करके एक सामाजिक प्राणी बनना और पशुपालन तक पहुँचना और खेती करने के तरीके तक पहुँचना और गाँव में मिल-जुल कर के रहना, उस विकास तक की जो कहानी है, मतलब एक बिल्कुल बिना अकल का जानवर टाइप का इंसान, बिल्कुल गधा, वहाँ से उठ कर के और खेती करने वाला आदमी बन जाना, उस पूरी जर्नी के बीच की जो कहानी है, वो इस काल में हुई है, पुरापाषाण काल में। तभी हम कहते हैं 99% कहानी यहीं हो गई। इसके बाद तो इंसान को अकल आ गई ना, खेती करने लगा, पशु पालने लगा, गाँव में नगर बना के रहने लगा, घर बनाने की अकल आ गई, सिस्टम करना आ गया, गाँव में मुखिया होने लग गए। तो उसके बाद तो राजा बनना, महाराजा बनना, राजतंत्र आना, लोकतंत्र आना, हवाई जहाज में घूमना और मोबाइल से बातें करना, वीडियो कॉल करना, ये जर्नी तो अभी की है ना? सबसे लंबी कहानी पूरा पाषाण काल की है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा है मैं अंधी हूँ, वरना मैं भी गेहूं बताती। इतने मजे ले रहे हो ना? हाँ। सर, मेरे यहाँ एक शिक्षिका एक शिक्षक के साथ भाग गई। पंकज जी, तो तुम भी भाग जाओ, किसी के साथ जाओ। कैसी कैसी खबरें सुना रहे हो? हाँ। मैं क्या करूँ, भाग गई तो भाग जाए, मेरे से क्या लेना देना। देखो, मध्य पाषाण युग, जिस काल में हमारे पर्यावरणीय बदलाव हुए, उसे मेसोलिथ यानी कि महा मध्य पाषाण युग कहते हैं हम। इसका समय है 12,000 से लेके 12,000 साल पहले से लेके 12,000, आज से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ और आज से 10,000 साल पहले खत्म हो गया। यानी कि इसकी अवधि जो रही वो 2,000 साल की रही, है ना? 2,000 साल की रही इसकी अवधि। आज से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था और दो 10,000 साल पहले खत्म भी हो गया ये। तो इसमें क्या हुआ आपका, इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है मौसम में बदलाव होना। जो अभी-अभी हमने लास्ट पढ़ा है, लास्ट पैराग्राफ, मौसम में बदलाव हुए और गेहूँ और जौ वगैरह प्राकृतिक रूप से उगने स्टार्ट हो गए। हिरन, गाय, भैंसों की संख्या बढ़ने लग गई, तो उनकी जानकारी हिसा हासिल करके लोगों ने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया। तो इस काल में बहुत इम्पोर्टेंट चेंजिंग हुए हैं, है ना? फिर इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका नवपाषाण। देखो, इसको पढ़ लेते हैं लेकिन। इस काल के पाषाण औज़ार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, है ना? छोटे हो गए, जिनको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औज़ारों में हड्डियों या लकड़ियों के, यार ये हड्डियों को हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हुई है? एक ही शब्द में हुई है। लकड़ियों के मुट्ठे, मुड़े नहीं मुट्ठे, जो वो होते हैं डंडे, उनके डंडे और लगे हँसिया और आरी जैसे औज़ार जो है बनाए गए और साथ-साथ पाषाण युग वाले औज़ार भी इस दौरान में बनाए गए। फिर नवपाषाण शुरू होता है आपका 10,000 साल पहले। अगले युग की शुरुआत हुई लगभग 10,000 साल पहले और इसे नवपाषाण काल कहा जाने लगा। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण काल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? तो ये 3 युग याद हुए आपको या नहीं हुए बताओ? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके एक चीज़ तो बता दो यार, मैंने पूछा भी नहीं आज आपसे। हमारी जो स्पीड है वो ठीक-ठाक है? ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ या ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं स्लो चल रहा हूँ? ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ भाई, ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि आप लोगों को हमारी स्पीड ठीक-ठाक चल रही है और मज़ा आ रहा है आपको वीडियो देखने में? जी सर। और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो भाई सब लोग, है ना? सर, मेन टर्म इंग्लिश में लिखो। अच्छा, अच्छी स्पीड है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहो भाई, जितने भी नए बच्चे हमारे साथ में जुड़े रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहें। देखो, शैल चित्रकला क्या होती थी इसको समझते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं और इनसे कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश में और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। तो इनमें जंगली जानवरों का बहुत कुशलता से, बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो इससे हमें पता क्या चलता है एक्चुअल में? पता ये चलता है कि उस समय पे
पशुओं का इस्तेमाल ये लोग करने लग गए थे। पशुओं का जो है पालन करने लग गए थे और उनका इस्तेमाल सवारी वगैरह के लिए भी करते थे। क्योंकि इस चित्र में अगर आप देखोगे ना, तो ये घोड़े जैसी आकृति बना रखी है और इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यात्रा के लिए लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते होंगे उस समय में। तो इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। सर बहुत तेज चल रहे हो? अरे तेज तो नहीं कह सकते आप, परफेक्ट स्पीड है। ओके, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है, ओके है, सब ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन क्या करता था, कौन क्या करता था, अच्छा, मतलब पुराने समय में जो बात कर रहे हैं हम, पाषाण काल में कौन क्या करता था। तो हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग जो है वो शिकार और फल मूल का संग्रह किया करते थे। ये पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष शिकार किया करते थे? अब ये नहीं पता, या पुरुष औजार बनाते थे। मतलब हमें ये साक्ष्य नहीं मिले हैं एक्चुअल में। ये पूछ रहा है हमसे कि क्या हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो नहीं मिले ना। हमें क्या पता औरत बना रही है औजार या आदमी बना रहा है औजार, है ना, ये कंफर्म नहीं है। या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी या पुरुष जो है वो फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, पक्का ज्ञान नहीं है इसका। लेकिन दो बात हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई एक साथ किए होंगे, कई काम एक साथ किए होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती होंगी, जैसे कि बच्चों को पालना महिलाओं का काम होता होगा। ये मैं 99% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप जितने भी प्रजातियां हैं इस धरती पे, चाहे वो शेर हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, कोई भी प्रजाति, हर प्रजाति की मादा ही बच्चों का संरक्षण करती है और बच्चों की देखभाल करती है। तो ये बात तो कंफर्म है कि हर जीव में हमेशा जो मादा है वो ही मादा प्राणी ही बच्चों की देखभाल करता है। तो ये तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना। और कुछ केवल पुरुष करते होंगे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल इतने से, ये तो कॉन्सेप्ट था छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में शुतुरमुर्ग आ गए, देखो। देखें कभी शुतुरमुर्ग, किसने देखे हैं बताओ? न्यू पाषाण काल में कैमरा कहाँ से आया होगा? कैमरा कहाँ से आया होगा? तुम्हें कहाँ से दिख गया कैमरा, ये बताओ। हाँ, कैमरे की बात कहाँ चल रही है? कैमरे की बात हुई कहीं से यहाँ तक, कहीं से कहीं तक भी? भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, इस बात के सबूत मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। अंडे के अवशेष मिले हैं। इनसे कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है। और इन अंडों से मणके भी बनाए जाते थे। मणके क्या होते हैं? मणके वो होते हैं जो आपके गले का हार होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे दाने वगैरह होते हैं, वो मणके कहलाते हैं। अंगूठी के अंदर लगा दिया वो जा। इन मणकों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? यही जो मैंने आपको बताया। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में। ठीक है, बाकी और जगह भी होते ही होंगे कहीं ना कहीं। हुंसकी, हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण, हुंसगी जो है आपका, ये है आपका हुंसगी। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है आपका? कर्नाटक में है। तो हुंसगी जो है, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। और ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। आवास और उद्योग स्थल वो हैं जहाँ पे लोग रहते भी हैं और औजार भी बनाते हैं, है ना। दो चीज पढ़ी ना हमने। तो यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और औजार भी बना रहे हैं। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। और क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? तो जैसे कि भीमबेटका है, कुरनूल है, हड़प्पा है, ये सब पुरास्थल ही तो हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र, अन्यत्र में आएगा कुछ हमारे देश से बाहर की बातें। एटलस में फ्रांस को देखो, तो फ्रांस ये रहा आपका, देखो यहाँ पे है यूरोप में, है ना। ये है आपका भारत, ये आपका भारत है। तो ये आपका यूरोप है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये यूरोप में है आपका क्या? फ्रांस। तो फ्रांस की एक गुफा का